सीबीएसई क्लास 10 की कॉपी चेक करते वक्त बच्चे रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन में ये माइनर मिस्टेक करते हैं जो बहुत कम टीचर बताते हैं कि बच्चों ये गलती नहीं करनी, अदरवाइज आपके मार्क्स रिड्यूस हो जाएंगे। वो गलती आपको नहीं करनी है और वो गलती ये है। सीबीएसई 2023 में ये वाला क्वेश्चन पूछा गया था जो कि मोस्ट कॉमन है और यही रे डायग्राम ज़्यादा आता है। हेलो मेरे लविंग वंस, उम्मीद करता हूँ कि आप सब बढ़िया होंगे, अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं द चैप्टर रिफ्लेक्शन एंड रिफ्लेक्शन विद द रे डायग्राम्स एंड द मैनी एनिमेटेड वीडियोस के साथ में आपका पूरा चैप्टर लाइट कवर होने वाला है। प्रीवियस ईयर के एक दो क्वेश्चन भी लगाए हुए हैं ताकि आपको आसानी हो जाए चैप्टर को समझने में और पढ़ने में, और बहुत सारे की टर्म्स आपको बताऊंगा जो आपके मार्क्स लाने में आपको मदद करते हैं। छोटी छोटी मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए आपसे। चलिए चैप्टर को शुरू करते हैं। द लाइट, एक्चुअल में लाइट होती क्या है, फिजिक्स के अकॉर्डिंग क्या होती है, हम लोग को तो पता है कि वो सारी चीज़ें जो हमारी ज़िंदगी को रोशन कर देती हैं लाइट कहलाती है। एक्चुअल में द लाइट इज़ द फॉर्म ऑफ एनर्जी है, ठीक है, दैट प्रोवाइड्स द सेंसेशन ऑफ विजन, जो प्रोवाइड करती है आपको सेंसेशन ऑफ विजन। एक टर्म लगाया है यहाँ पे, एनसीईआरटी में लगा रहता है कि सेंसेशन ऑफ विजन। ऐसी क्या चीज़ होती है जो हमें, लाइट जब हमारी आंखों में जाती है और हमें कोई चीज दिखने लग जाती है ना। कुछ प्रॉपर्टीज हैं लाइट की आपके लिए जो कि आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं और आपको याद भी करनी होती हैं कि लाइट के बारे में अगर सीबीएसई ने आपसे पूछ दिया तो आप कौन कौन सी प्रॉपर्टीज उसके बारे में बताएंगे। तो पहला पॉइंट आपके लिए हो गया कि एक एनर्जी की फॉर्म होती है, ठीक है, जो कि सन से निकल करके आती है हमारी, ठीक है, धरती तक पहुंचेगी, आराम से आती है और इसे किसी भी मीडियम की जरूरत भी नहीं पड़ती है। लाइट इज प्रोड्यूस्ड बाय द एक्सेलरेशन। अब अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई लाइट के अंदर ऐसी क्या चीज है कि उसमें उसको मटेरियल मीडियम की जरूरत पड़ती ही नहीं है, ऐसा क्या चीज होता है, तो आपके पास में जवाब है। क्यों? क्योंकि द लाइट इज प्रोड्यूस्ड बाय द एक्सेलरेशन ऑफ चार्ज्ड पार्टिकल, फोटॉन्स। ये फोटॉन्स जो होते हैं, ठीक है, पैकेट्स ऑफ एनर्जी इनको बोला जाता है। जब ये सूरज से निकल करके सीधे हमारी धरती के ऊपर आते हैं और ये फुल ऑफ एनर्जी होते हैं, इसीलिए इनको कोई भी मटेरियल मीडियम रिक्वायर नहीं होता है। यानी लाइट में को चलने के लिए ना तो वाटर की ज़रूरत है, ना एयर की ज़रूरत है, ना ही किसी सॉलिड मटेरियल की ज़रूरत पड़ती है। तो आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए बच्चों। ये एक्सेलरेट होते हैं, तेज़ी से चलते हैं, आगे की तरफ चलते हैं, एनर्जी रेडिएट करते हुए चलते हैं, ठीक है, और हमारी धरती तक पहुंचते हैं। लाइट टेंड्स टू ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन, हमेशा स्ट्रेट लाइन में चलती है बच्चों। लाइट हैज अ डुअल नेचर, वेव एज वेल एज पार्टिकल। दो थ्योरीज प्रोवाइड करी गई हैं आपकी लाइट को लेकर के। बड़ा मतभेद रहा है, बड़ा एक कंफ्यूजन क्रिएट रहा है कि लाइट हैज ए डुअल नेचर, क्या सिर्फ पार्टिकल की तरह काम करती है या ये वेव की तरह काम करती है, किसकी तरह काम करती है। तो दोनों बातें बताई गई हैं। डुअल नेचर होता है लाइट का, ठीक है। अब देखिए वेव थ्योरी कब अप्लाई करते हैं आप, वेव थ्योरी अप्लाई करते हैं जब आप रिफ्रैक्शन की बात करेंगे। लाइट जब बेंड करती है तो एक वेव की तरह एक्ट करती है, और रिफ्लेक्शन की जब बात करते हैं आप तब वहां पे पार्टिकल थ्योरी को लगाते हैं, पार्टिकल थ्योरी अप्लाई करेंगे बच्चों, ठीक है। तो ये चीज याद रख लीजिएगा, इतना वाला पोर्शन की लाइट है क्या। स्पीड इसकी मैक्सिमम होती है वैक्यूम में, याद रखिएगा कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड की स्पीड से लाइट हमारी चलती है, ठीक है। बहुत तेज स्पीड है ये। अक्सर लोग इसी की खोज में लगे रहते हैं कि कोई भी ऐसी चीज मिल जाए कि हम स्पीड ऑफ लाइट से चलने लग जाएं, फ्यूचर में जा सकें, ऐसा थ्योरी बताई गई है ना। तो ये सारी प्रॉपर्टीज आपकी लाइट की हैं। हमेशा कास्ट करती है शेडो, और जब भी लाइट किसी भी सरफेस के ऊपर पड़ती आकर के है, किसी भी चीज के ऊपर पड़ेगी, तो दो चीजें, दो फिनोमिना होते हैं हमारी धरती के ऊपर। पहला रिफ्लेक्शन होता है या फिर रिफ्रैक्शन हो रहा होता है, ठीक है। जब लाइट हमारी धरती से, धरती के ऊपर आ रही होती है, सन से डायरेक्ट आ रही होती है, तो पहला क्या आता है उसमें, आपने पढ़ा भी होगा, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन होना स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट ऑप्टिकल डेंसिटीज की लेयर हैं वहां पे, रिफ्रैक्शन स्टार्ट हो जाता है। तो धीरे धीरे लाइट हमारी धरती के ऊपर आ जाती है, लगभग 8 मिनट ले लेती है। ओके,
रिफ्लेक्शन की अगर बात कर ली जाए, हम सबने पढ़ रखा है, हम सबको पता भी होता है कि रिफ्लेक्शन क्या होता है। जहां पे खड़े होते हैं, आईने के सामने खड़े हैं, रिफ्लेक्शन हो रहा है, पानी के पास में खड़े हुए हैं, रिफ्लेक्शन हो रहा है, कोई भी शाइनी सरफेस के पास में हम खड़े होते हैं तो रिफ्लेक्शन हो रहा होता है। ठीक है, क्या होता है? बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट। जब भी आप लाइट का, ठीक है, लाइट के सोर्स को किसी की जगह के ऊपर पॉइंट करते हैं, जैसे कि आप लेजर लाइट ले लीजिए और उसको आप मिरर के ऊपर जब, ठीक है, लगाएंगे तो जाहिर सी बात वो उसके ऊपर स्ट्राइक होगी और एक एंगल बनाती हुई निकल जाएगी। आप ये करके देख लीजिएगा, ठीक है, कि ऐसा होता है, एक्चुअल में ऐसा होता है। बाउंसिंग बैक, दोबारा से बैक कर जाए लाइट की, व्हेन द स्ट्राइक्स ऑन अ पॉलिश्ड सरफेस लाइक द मिरर। ठीक, कोई भी शाइनी सरफेस हो, मिरर सबसे ज्यादा शाइनी होता है और सबसे ज्यादा एकदम से परफेक्ट सरफेस उसका होता है, तो आराम से रिफ्लेक्शन होता है। जब ऐसा रिफ्लेक्शन हो रहा होता है बच्चों, तो इस रिफ्लेक्शन को बोला जाता है रेगुलर रिफ्लेक्शन। देखो यहां पे डिफिनेशन दी गई है कि रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होता है। जब सारी इंसिडेंट लाइट रेज, सारी की सारी रिफ्लेक्टेड रेज टकराने के बाद में पैरेलल हो जाती हैं, है ना। कैसा दिखाई दे रहा है आपको वीडियो में? ठीक है, एनिमेशन में क्या दिखाई दे रहा है कि सारी की सारी पैरेलल हो जाएंगी आकर के, या कन्वर्ज हो जाएंगी आकर के। देखो यहां से आई है, सारी की सारी एक दूसरे के पैरेलल हो रही हैं, है ना। ये सारी लाइट रेज पैरेलल हो रही हैं, तो ये हो गया आपका रेगुलर रिफ्लेक्शन। व्हेन द रिफ्लेक्शन इज कॉल्ड द रेगुलर रिफ्लेक्शन। डिफिनीशन याद कर लीजिएगा इसकी। बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट व्हेन इट स्ट्राइक्स ऑन अ पॉलिश्ड सरफेस। बच्चे सिर्फ इतना ही लिख देते हैं, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट। अब आपको यहाँ पे मार्क्स नहीं मिलने वाला, आपने आधी बात बताई है। अक्सर सब लोग बता देते कि इतना लिख देना कि व्हाट इज रिफ्लेक्शन, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट। अरे भाई बताओ तो, ठीक है, कहां से पढ़ रही है, किधर जा रही है, क्या कर रही है, ठीक है। तो आपको बताना पड़ेगा मेरे बच्चों कि व्हेन इट स्ट्राइक द पॉलिश सरफेस लाइक द मिरर। ठीक है, आगे फिर होता है इरेगुलर या डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन। अब इस सिंपल डिफिनेशन है कि जाहिर सी बात है, जब भी लाइट रेज टकरा रही होंगी किसी भी सरफेस से, अगर वो पैरेलल नहीं है टकराने के बाद, रिफ्लेक्शन होने के बाद में वो पैरेलल नहीं जा रही हैं, तो इसका मतलब ये है कि वहां पे कौन सा रिफ्लेक्शन हो रहा है? डिफ्यूज। यानी जितनी भी आपकी उबड़ खाबड़ वाली चीजें होती हैं, जहां पे लाइट पड़ती है और स्ट्राइक होकर के वापस आती है, तो डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन हो रहा होता है। व्हेन ऑल द इंसिडेंट rays, reflected rays are not parallel to each other and the reflection is called the irregular reflection। ये देखिए, ये तो स्मूथ सरफेस के ऊपर पड़ा तो पैरेलल निकल गई, लेकिन ये देखिए तिरछी तिरछी जा रही, इधर से उधर हो जाएंगी, है ना। इस तरीके के रिफ्लेक्शन को आप हमेशा डिफ्यूज रिफ्लेक्शन की तरह कंसीडर करते हैं, और ये होता भी है। ये देखिए इस तरीके से इंसिडेंट रे आई और ये इधर गई, एक इंसिडेंट रे पड़ी और ये इधर चली गई, तो ये पैरेलल है? नहीं है ना। जब पैरेलल होंगी तब रेगुलर रिफ्लेक्शन है, जब पैरेलल नहीं होंगी तो इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन है। कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं आपके रिफ्लेक्शन से रिलेटेड, जो कि आपको सारे के सारे बच्चों याद कर लेने हैं। ठीक है, पहला, सबसे पहली चीज शुरुआत से चलते चलिए कि इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे क्या होती है? वो रे जो किसी भी सरफेस के ऊपर, ठीक है, स्मूथ सरफेस के ऊपर पड़ती जा करके, कोई भी लाइट रेज आई और डायरेक्ट उसके ऊपर पड़ी, मिरर के ऊपर पड़ी। हम लोग एग्जांपल, द रे ऑफ लाइट फॉलिंग ऑन मिरर इज कॉल्ड द इंसिडेंट रे। मिरर की बात इसलिए करी क्योंकि पूरे चैप्टर में मिरर की बात करी गई है। ठीक है, तो जहां पे आपकी लाइट रेज इंसिडेंट रे आ रही है, सीधी आपके मिरर के ऊपर गिर रही है, तो वो कौन सी रे हो गई? इंसिडेंट रे हो गई। ठीक है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, जहां पे वो गिर रही है उस पॉइंट को बोला जाता है पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। द पॉइंट ओ अक्सर करके इंडिकेट होता है एट विच द इंसिडेंट रे स्ट्राइक्स द मिरर इज कॉल्ड द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। सिंपल सा डिफिनेशन है, याद रखिएगा। ठीक है, नॉर्मल सबको पता होता है, परपेंडिकुलर ड्रॉन एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस इज कॉल्ड द नॉर्मल इंसिडेंस। क्या चीज है? एंगल ऑफ इंसिडेंस। देख लीजिए, द एंगल मेड बाय द इंसिडेंट रे विद द नॉर्मल। किसके बीच में? इंसिडेंट रे एंड द नॉर्मल के बीच में जो एंगल बन रहा होता है उसको आप एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलेंगे। बहुत ही सिंपल है। कौन सा इंसिडेंट हो रहा है? जहां पे लाइट रेज आपकी आ रही है, ठीक है, लाइट रेज आई और ये गई इधर से, तो के और ये नॉर्मल खींचा आपने, तो इसके बीच का जो ये आपका एंगल बना, दैट विल बी द एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इधर वाला हो जाएगा, द एंगल मेड बाय द रिफ्लेक्टेड रे विद द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, जहां पे इंसिडेंस हुआ है, ठीक है, लाइट का, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहलाएगा। सबसे ज्यादा सिंपल बात है ये तो ये, लेकिन ये चीजें याद करके चलिएगा। गलती वही होती है जहां पे हमें चीजें सिंपल दिखाई देती हैं। और फिर रिफ्लेक्टेड रे, द रे ऑफ लाइट रिटर्न्ड
बाय द मिरर ऑन द सेम मीडियम, ये चीज याद रखिएगा, सेम मीडियम में, इज कॉल्ड द रिफ्लेक्टेड रे। सेम मीडियम की बात करिए बच्चों, अगर मीडियम चेंज हो गया वहां पे तो फिर मीडियम चेंज होने पर क्या होगा, रिफ्रैक्शन हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। ये देखिए आप, एनिमेटेड भी है अपने पास में। इंसिडेंट रे ये आई, एंगल ऑफ इंसिडेंस ये रहा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ये रहा। ठीक है, आई इज ऑलवेज इक्वल टू द आर होना चाहिए जब आप किसी मिरर की बात करेंगे, रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, ये गई आपकी, तो ये पूरा सिनेरियो है अपने पास में, ये चीज। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए, इतनी सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। ये देखिए, नॉर्मल वाला एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, ये चीजें बेहतर तरीके से समझ पा रहे होंगे आप अब। तो ये बहुत ही छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको होनी चाहिए, याद होनी चाहिए, बार बार रिवीजन करिए। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन की अगर बात कर ली जाए तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन इस बार मुझे कुछ इंपॉर्टेंट से नजर आ रहे हैं, पिछली बार तो नहीं आए थे, लेकिन इस बार हो सकता है आ जाए, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आ जाए सीबीएसई में। द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये चीज पता है। द इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई इन द सेम प्लेन, एक ही जगह के ऊपर मौजूद रहते हैं, सेम प्लेन के ऊपर होते हैं। ये रहा इंसिडेंट रे, ये रहा नॉर्मल, और ये रहा रिफ्लेक्टेड रे, ये रहा आपका प्लेन यहाँ पे मौजूद है ना, सेम प्लेन में रहेंगे, चेंजेस नहीं कर रहे, मीडियम चेंज नहीं हो रहा है। टाइप्स ऑफ मिरर की अगर बात कर ली जाए तो आपके पास में प्लेन मिरर्स हैं और स्फेरिकल मिरर्स हैं, ये चीज हम लोग जानते हैं। ठीक है, प्लेन मिरर्स और स्फेरिकल। स्फेरिकल मिरर आपके पास में दो हैं, एक है कॉनकेव और एक होता है कॉन्वेक्स। सिंपल, ये चीज भी हम लोग पता है, जानते हैं। कॉनकेव का जो मिरर होता है, केव की अगर बात कर ली जाए, सब लोग बताते रहते हैं, कई जगह पे आपने देखा होगा, आपके सर ने भी बताया होगा, जो गुफा टाइप का नजर आ रहा है, इस तरीके से केव बनती है। सबसे सिंपल तरीका होता है बच्चों को बताने के लिए, या सिंपली अगर बच्चा थोड़ा सा ठीक है माइंडेड है, उसको याद करने में आसानी है, तो सिंपली बताया जाता है कि जो हिस्सा आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस अगर किसी भी मिरर का अंदर की तरफ है तो वो कहलाता है आपका कॉनकेव मिरर, और इधर रहेगा आपका हार्ड सरफेस यानी शाइनी सरफेस इधर रहने वाला है, इस तरीके से। ठीक है, ये रिफ्लेक्टिव सरफेस ये पूरा दिया गया है, यहां से रिफ्लेक्शन होना है। ओके, और ये रहा आपका कॉन्वेक्स। अब इसका जो शाइनी सरफेस है ये अंदर की तरफ है, इधर है, और ये बाहर की तरफ से बल्जिंग आउट है। ठीक है, बल्ज आउट है ये पूरी तरीके से, और इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस ये रहा। आरएस किधर है, इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस इधर है, यहां से रिफ्लेक्शन होगा, और जो रिफ्लेक्शन होगा वो पूरी तरीके से आपका कैसा इसमें इमेज बनती है, वर्चुअल बनती है, और इसमें कैसी बनती है, आपकी रियल इमेज बनती है, सिवाय एक केस को छोड़ करके। तो ये नॉर्मल सी बातें हैं, ठीक है, याद रखने वाली हैं कि कॉनकेव मिरर कौन सा होता है और आपका कॉन्वेक्स मिरर कौन सा होता है। कॉनकेव वो होता है जिसका शाइनी सरफेस जो होता है बाहर की तरफ होता है, और रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंदर की तरफ है, ये वाला हिस्सा। और कॉन्वेक्स को जस्ट अपोजिट कर दीजिए, जिसका शाइनी सरफेस अंदर की तरफ रहता है और रिफ्लेक्टिंग सरफेस बल्जिंग आउट बाहर की तरफ रहता है, बल्ज आउट होता है। और यहाँ पे आपके जो इंसिडेंट रे हैं ये जा रही हैं आपकी, ये इधर पढ़ करके आ रही हैं, इधर जा रही हैं, और ये इसकी फोकस, ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर। प्लेन मिरर की अगर बात कर ली जाए, द रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज प्लेन, मतलब कोई कॉनकेव या कॉन्वेक्स नहीं है, ना बल्ज आउट है ना बल्जिंग इन है, तो ऐसा मिरर को आप क्या बोलते हैं, प्लेन मिरर, जो आपके घरों में पाए जाते हैं, जिसमें हम लोग अपनी शक्ल देखते हैं, आईना देखते हैं। मिरर इज कॉल्ड द प्लेन मिरर। कैरेक्टरिस्टिक्स देख लीजिए, इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, हो सकता है असर्शन रीजन में आ जाए, हो सकता है आपसे मैचिंग में आ जाए, किधर भी आपसे क्वेश्चन कुछ भी बन सकता है भाई। ठीक है, जैसा कि सीबीएसई के जो सैंपल पेपर आए हैं दैट इज टू मच डिफिकल्ट हैं बच्चों के लिए, थोड़े से डिफिकल्ट हो रहे हैं, मतलब उन्होंने कहते भी हैं कि थोड़ा सा डिफिकल्ट बनाते भी हैं उस सैंपल पेपर को, लेकिन हम मानेंगे कि 10% ही आपका पेपर भी सिंपल आने वाला है, आप कर लेंगे। लेकिन अगर पढ़ा होगा तब, एक दिन में पढ़ के जाएंगे तब नहीं हो पाएगा। द प्लेन मिरर्स अपराइट इमेज हमेशा बनाते हैं, डिफरेंस में नोट कर लीजिएगा। इसमें द साइज ऑफ इमेज इन अ प्लेन मिरर इज द सेम एज द ऑब्जेक्ट, ये चीज याद कर लीजिएगा। डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम द प्लेन मिरर इज द सेम ऑफ द ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस जितनी दूरी पे आप खड़े होंगे अपने प्लेन मिरर में उतनी दूर उसमें, ठीक है, इमेज बन रही होगी। ये पॉइंट भी बहुत अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा, तीनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है आपके लिए। जब भी प्लेन मिरर्स इमेजेस बनाते हैं, द लेफ्ट राइट रिवर्सल द ऑब्जेक्ट, है ना, इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं लेटरल इन्वर्जन। जब भी आप आईने के सामने खड़े होंगे तो आप अपना जब हैंड
ऊपर की तरफ करेंगे तो सामने वाला होगा, अगर आपने राइट उठाया तो अंदर वाला जो होगा वो कैसा उठाएगा, आपका लेफ्ट हैंड उठाता है ना, इस तरीके से। तो इसको बोलते हैं लैटरल इन्वर्जन, जैसे कि पीछे दिखाया गया है, देखिए ये है, उधर वाला जो बंदा है वो लेफ्ट हैंड उठाए हुए है और ये राइट हैंड उठाए हुए है। क्लियर। प्लेन मिरर्स फॉर्म्स द वर्चुअल इमेजेस, क्योंकि यहाँ पे कोई कन्वर्जन तो हो नहीं रहा है लाइट का, कभी भी तो ऑल डायरेक्शन में भेज देंगे, है ना, तो यहाँ पे वर्चुअल इमेज ही बननी होती है आपकी। अब आते हैं स्फेरिकल मिरर्स के ऊपर कि स्फेरिकल मिरर्स कौन से होते हैं। स्फेरिकल मिरर या मिरर whose reflecting surface is a part of hollow sphere, ठीक है, of a glass is called the spherical mirror। ये आपका ग्लास है, ठीक है, ग्लास की एक बॉल है पूरी, आपने इसको कट करके रखा हुआ है इस तरीके से। जब आप कट करेंगे, ठीक है, तो इस तरीके से दो सरफेस आपके सामने होंगे, बस डिपेंड करता है कि आप शाइनी पार्ट किधर ले जा रहे हैं, है ना। Concave mirror, it is the spherical mirror in which the reflection of light takes place at the surface of curved inwards, जो अंदर की तरफ रहता है, ठीक है। बल्जिंग इन भी लिख सकते हैं, हमने सिंप्लीफाई कराया, थोड़ा सा सही से बताने की कोशिश करी है आपको यहाँ पे कि आपका जो कर्व्ड इनवर्ड होता है, जो अंदर की तरफ होता है, ये वाला हिस्सा जो है वो आपका कॉनकेव मिरर होगा। कॉन्वेक्स रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट टेक्स प्लेस एट द सरफेस ऑफ कर्व्ड आउटवर्ड्स की तरफ होता है, जो बाहर की तरफ होता है। ये वाइड एंगल या वाइड व्यू देता है, ये देख लीजिए आप, है ना, अच्छी तरीके से। इसीलिए आपके लगाए जाते हैं ट्रैफिक में या मॉल वगैरह में, पहले लगाए जाते थे, अब तो सीसीटीवी कैमरा है। टाइप्स ऑफ इमेजेस, कौन कैसी कैसी इमेज बना रहा है, तो ये चीज भी आपको पता होनी चाहिए। दैट इज द रियल इमेज है बेटा कि वर्चुअल इमेज है। तो रियल इमेज वो होती है व्हेन द लाइट रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन एक्चुअली मीट एट सम पॉइंट, जहां पे वो मीट कर रही होती हैं, जहां पे उनको मीट करना होता है। रिफ्लेक्शन हुआ, अगर लाइट रेज मीट कर गई तो बात बन गई, वहां पे इमेज बन जाएगी। अगर नहीं हुआ तो फिर नहीं बनने वाली, जाहिर सी बात है, वहां पे इमेज का फॉर्मेशन नहीं होगा। Found when the rays of light after reflection do not actually meet but the appear to be meet at the point, वहां पे महसूस हो रही होती हैं, प्रतीत होती हैं कि वहां पे मीट कर रही हैं, लेकिन वहां पे मीट नहीं होती हैं। डिफरेंस देख लीजिए बच्चों, ये आता है, कई एक बार आया है कि रियल इमेज और वर्चुअल इमेज में डिफरेंस बता दीजिए। रियल इमेज इज फॉर्म्ड व्हेन द टू मोर रिफ्लेक्टेड रे एक्चुअली इंटरसेक्ट या मीट करती हैं। मोर रिफ्लेक्टेड रे अपेयर्स टू बी मीट होती हैं। इट इज फॉर्म्ड इन फ्रंट ऑफ मिरर, सामने बनता है हमेशा, और ये पीछे जाती है हमेशा, बिहाइंड द मिरर जाएगी। रियल इमेज कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन, आप उसको स्क्रीन पे देख सकते हैं। वर्चुअल इमेज को आप देख नहीं सकते। आप अपनी इमेज को कहीं, आप आईने के सामने खड़े हैं, आप अपनी इमेज को प्रोजेक्ट नहीं कर सकते कहीं, लेकिन कॉनकेव मिरर अगर आप पकड़े हुए हैं हाथ में और उसकी इमेज को देखेंगे, ठीक है, तो जाहिर सी बात वो कहीं ना कहीं प्रोजेक्ट कर देगा, क्योंकि उसमें लाइट रेज आ रही होंगी और कहीं एक जगह पे कन्वर्ज हो रही होंगी। रियल इमेज इज अपसाइड डाउन होती है, हमेशा याद रखिएगा, है ना, विद रिस्पेक्ट टू द ऑब्जेक्ट, यानी रियल और इन्वर्टेड होती है, और ये हमेशा इरेक्ट एज पर द ऑब्जेक्ट होती है। ये बेहतर 4 पॉइंट हैं, आपको 3 लिखने होते हैं, तो आप लिख करके आइएगा अगर ये क्वेश्चन आता है कि राइट द डिफरेंस बिटवीन द रियल इमेज एंड वर्चुअल इमेज। ठीक है, यहां तक आ चुके हो तो आपके लिए इसी पूरे चैप्टर्स की पूरी पीडीएफ अवेलेबल है, डिस्क्रिप्शन में देख लीजिएगा जाकर के, आप पूरी पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा आराम से और पढ़ लीजिएगा। इंपॉर्टेंट टर्म्स रिलेटेड टू द स्फेरिकल मिरर, अब इसके इंपॉर्टेंट टर्म्स आपको याद करने हैं। क्या क्या होता है आपका, ये हुआ आपका कॉनकेव मिरर, ये रहा बेटा पोल, ठीक है, ये रहा फोकस, और ये रहा सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ द होलोस्फीयर इसको बोला जाता है, और ये रही प्रिंसिपल एक्सिस। और कॉन्वेक्स की अगर बात कर ली जाए तो ये रहा पोल, ये रहा आपका कॉन्वेक्स मिरर, क्योंकि इधर से रिफ्लेक्शन होना है, यहां से रिफ्लेक्शन होना है, इस तरीके से ऐसे, और इसमें इधर से रिफ्लेक्शन होना जाकर के फोकस से गुजार दिया जाएगा। ठीक है, ये चीज, ये रहा आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर, और इसका ही रेडियस ऑफ कर्वेचर ये रहा आपका। ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच की जो दूरी है आपकी, दिस वन। ये कुछ इंपॉर्टेंट इसके टर्म्स हैं जो कि आपको डिफिनीशन में याद करने पड़ेंगे, जो कि डिफिनीशन आपकी ये रही। पहली डिफिनीशन आती है आपकी अपर्चर, क्या होता है, इट इज द डायमीटर दैट द पार्ट्स ऑफ द स्फीयर होता है वेयर द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एक्चुअली टेक्स प्लेस, यानी वह हिस्सा, ठीक है, मिरर का जहां पे रिफ्लेक्शन एक्चुअल में हो रहा होता है, जहां पे लाइट रेज आ रही है, टकरा रही है, कन्वर्ज या डाइवर्ज हो रही है, बात बराबर। पोल क्या होता है, इट इज द सेंटर ऑफ
स्फेरिकल रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ द मिरर। ठीक है, ये बीच का सेंटर होता है। सेंटर ऑफ कर्वेचर पे आ जाइए, जहां पे स्फेरिकल मिरर रिफ्लेक्टिंग सरफेस की बात करी उन्होंने, स्फेरिकल रिफ्लेक्टिंग सरफेस की, जहां से रिफ्लेक्शन हो रहा है। सेंटर ऑफ कर्वेचर इज द सेंटर ऑफ हॉलो स्फीयर, जो शुरुआत में अपने जो गोले बने हुए थे हॉलो स्फीयर, ऑफ विच द कॉनकेव या कॉन्वेक्स मिरर इज अ पार्ट, है ना। ये चीज याद रखिएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर कैसी होती है, कहां पे होती है, जो सेंटर होता है हॉलो स्फीयर का। बच्चे गलती कर जाते हैं यहां से और स्फेरिकल मिरर की लिख देते हैं, वो आपने स्फेरिकल मिरर की तो लिखी नहीं, तो आपने पोल बता दिया वहां पे। याद रखिएगा हॉलो स्फीयर है वहां पे। Principal axis, it is the line obtained by joining the pole and the center of curvature को सीधी जाती हुई रेखा जो होती है, that is the principal axis। ठीक है, this line extended or produced on both ends, दोनों तरफ बनाई जा सकती है, P के ऊपर भी and C के ऊपर भी। रेडियस ऑफ कर्वेचर, इट इज द रेडियस ऑफ हॉलो स्फीयर होती है, पूरी रेडियस ले ली उन्होंने, विच इज द कॉन्वेक्स या कॉनकेव मिरर इज अ पार्ट। याद रखिएगा ये सारी डिफिनेशंस को, क्योंकि पूछ दी जाती हैं, गलती नहीं करके आएगा। इट इज द रेडियस ऑफ हॉलो स्फीयर, जो स्फीयर की जो रेडियस होगी आपकी, जाहिर सी बात है, ठीक है, वो उसकी क्या कहलाएगी, आपकी रेडियस ऑफ कर्वेचर कहला रही है। प्रिंसिपल फोकस, जहां पे एक्चुअल में सारी की सारी लाइट रेस कन्वर्ज होती जाकर के हैं या कन्वर्ज होती महसूस होती हैं, उसको बोलते हैं प्रिंसिपल फोकस। ठीक है, रिफ्लेक्टेड रेज, प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ द मिरर वेयर द रिफ्लेक्टेड रेज फ्रॉम द मिरर एक्चुअली मीट और अपेयर्स टू बी डाइवर्ज, जहां से डाइवर्ज हो रही हैं, लेकिन वहां पे एक पार्ट ऐसा आएगा जहां पे आपको प्रतीत होंगी, महसूस होंगी कि यार यहां से ये गई तो इधर ये मीट करेगी आकर के, जैसा कि कॉन्वेक्स मिरर में होता है। फोकल लेंथ, इट इज डिस्टेंस बिटवीन द प्रिंसिपल फोकस और पोल के बीच की जो दूरी होती है वो है आपकी फोकल लेंथ। ये नॉर्मल सी डिफिनेशंस हैं जो कि आपको याद करनी है हर हालत में, अगर आपको मिरर वाले पोर्शन यानी लाइट से नंबर चाहिए हैं। ये देखिए, ये रही इसकी प्रिंसिपल एक्सिस, ये रही पैरेलल रेज, ये गई और ये फोकस के ऊपर आकर के मिल गई, तो इसके बीच की दूरी और यहाँ के बीच की दूरी, दैट विल बी द फोकल लेंथ। कॉन्केव है तो माइनस की 10 हो सकती है, माइनस की 5 हो सकती है, माइनस की 15 हो सकती है ना। और आपका कॉन्वेक्स है अगर, तो ये पॉजिटिव में ही रहती है, +10, ठीक है, +5 में रहने वाली। ये चीज दिमाग में बैठी होना चाहिए कि यार फोकल लेंथ दी गई है f, ठीक है, क्योंकि पॉजिटिव है, अभी कार्टेशियन साइन आपको समझाऊंगा मैं। ये गई और ये लाइट रेज आपकी गई, तो ये अपियर्स टू बी मीट ऑन फोकस है, अपियर्स प्रतीत हो रही है, सिर्फ आपको मीट नहीं कर रही है एक्चुअल में, वो अपियर, वो डाइवर्ज कर गई है, सारी की सारी डाइवर्ज कर गई है ऑल डायरेक्शन में। ओके, इमेज फॉर्म्ड बाय द कॉनकेव मिरर, बड़ा टॉपिक, बड़ा हिस्सा आपके पूरे चैप्टर को लेकर के, इससे काफी क्वेश्चन बनते हैं बच्चों। कॉनकेव मिरर रहा आपका, ठीक है, या कॉन्वेक्स मिरर रहा, अगर क्वेश्चन एक तो देखो आना है, 100% एक आना है, ऐसा कोई भी पेपर नहीं है, ठीक है, 22, 23, 19, 20 से लेकर के कोई भी पेपर नहीं है जिसमें आपके कॉनकेव मिरर या कॉन्वेक्स मिरर से एक क्वेश्चन ना हो, आना ही आना है आपको, ठीक है, और आपको याद करना ही करना है, और आपको सारे न्यूमेरिकल्स भी प्रैक्टिस कर लेने, खासतौर से एनसीईआरटी के। तो सबसे पहले देख लीजिए बच्चों, रूल्स ऑफ कॉनकेव मिरर। ठीक है, पहला रूल क्या होता है, जब भी आप इमेज फॉर्मेशन करने जा रहे हैं, ये रूल्स हैं तो आपको याद भी करने हैं। इफ द इंसिडेंट रे इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस के बराबर जाएगी, इंसिडेंट रे जो है आपकी पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के, तो वो हमेशा कहां से जाती है, हमेशा फोकस से होकर के जा रही होती है ना। इसका मैं जल्द ही आपके लिए रील्स भी अपलोड कर दूंगा, एक्चुअल में ऐसा होता है कि नहीं होता, तो मैं आपको दिखाऊंगा बच्चों कि हाँ एक्चुअल में ऐसा हो रहा होता है। ये सिर्फ हम पढ़ते हैं या सिर्फ बातें हैं कहने की, नहीं बच्चों ऐसा होता है, देख लीजिएगा आप लोग, जरूर देखिएगा। इसके ऊपर मैं पूरा प्रैक्टिकल और पूरी वीडियो अलग से बनाऊंगा। दूसरा है क्या, इफ द इंसिडेंट रे पासेस थ्रू द प्रिंसिपल फोकस से अगर जा रही है तो वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होने वाली है, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। याद कर लीजिए बहुत दिमाग से कि ये फोकस से गई, पहले आपकी सीधी सीधी आ रही थी, फोकस से जा रही थी, अब ये फोकस से जा रही है तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हुई जा रही है, देखिए पैरेलल हो रही है इसके बिल्कुल, ठीक है। दूसरा पहला वाला लगेगा, ये वाला लगता है, और एक सेंटर ऑफ कर्वेचर वाला लगता है, ये वाला। इफ द इंसिडेंट रे पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर सी, रिट्रेसेस इट्स पाथ आफ्टर द रिफ्लेक्शन फ्रॉम द मिरर। अब है आपके लिए, ठीक है,
जो मैं बता रहा था आपको कि की टर्म्स बताता हुआ चलूंगा आपको, ये जब भी रे डायग्राम्स बनाएं खास तौर से अलग आ जाए, जैसे कि ड्रॉ द रे डायग्राम्स व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज बिटवीन पोल एंड फोकस एंड व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट द फोकस। अगर ये अलग से क्वेश्चन दिख रहा है आपको 3 नंबर में या 5 नंबर में या 5 नंबर में डिवीजन कर दिए उन्होंने 5 मार्क्स में, तो 3 मार्क्स में ज्यादा रहता है कि उन्होंने 2-3 आपको केस बता देने हैं, ठीक है। और जब वो केस बताएं, बच्चे यहां पे गलती करते हैं, जो शुरुआत में मैंने बताया था कि बच्चे यहां पे गलती करते हैं बच्चों, कि जब वो बता ही रहे हैं कि आप रे डायग्राम सिर्फ ड्रॉ करिए, ठीक है, तो आपको वहां पे रे डायग्राम्स भी बनाना है और रूल्स भी लिखने हैं, रूल्स भी लिखने हैं। बच्चे रूल्स नहीं लिखते बच्चों, नंबर मैंने, ठीक है, क्या करें, मजबूरी होती वहां पे रिड्यूस करना पड़ता है एज पर द मार्किंग स्कीम ऑफ सीबीएसई। आपको रूल्स लिखने पड़ेंगे जब स्पेशली क्वेश्चन हो कि ड्रॉ द रे डायग्राम्स, ओके। अगर यही चीज न्यूमेरिकल में आ रही है, अगर ये चीज न्यूमेरिकल पोर्शन में है, तो आपको रूल्स लिखने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ रे डायग्राम बना दीजिएगा, ओके। इज इट क्लियर टू ऑल? इतना रहना चाहिए आपके दिमाग में कि हाँ सर ने ये बात बताई थी कि यार भैया यहाँ पे सिर्फ दिख रहा है कि ड्रॉ द रे डायग्राम व्हेन द ऑब्जेक्ट इज बिटवीन पोल एंड फोकस एंड व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट द फोकस। अरे ये तो 3 नंबर में अलग से क्वेश्चन है, अलग से क्वेश्चन है, तो आपको पूरे रूल्स और रेगुलेशन के साथ में बेहतरीन सा खूबसूरत सा डायग्राम बनाना है, हर एक चीज को इंडिकेट करना है, प्रिंसिपल फोकस, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, एवरीथिंग, ऑब्जेक्ट, एवरीथिंग आप बता करके आइए। ये मत समझिए कि मुझे आता है, कि मुझे तो पता ही है ना, एग्जामिनर के सामने मार्किंग स्कीम होती है और उसको मार्किंग स्कीम से आपसे कॉपी चेक करनी होती है। इफ द इंसिडेंट रेस ट्रैक्स द पोल, ये सेम एंगल बनाती हुई निकल जाएगी बच्चों। व्हेन द प्रिंसिपल एक्सिस देन द रिफ्लेक्टेड रे आल्सो मेक्स द सेम एंगल विद द प्रिंसिपल एक्सिस। सीधा एक बार ये असर्शन रीजन में आया था, यहां पे लिखा था उन्होंने डिफरेंट एंगल, तो जाहिर सी बात ये गलत हो गया था, लेकिन ये देखिए आपका सेम एंगल बनेगा, I इज इक्वल टू द R होता है हमेशा, ओके। दोनों सूरतों में होता है, कॉन्वेक्स में भी है, कॉनकेव में भी है, तो ये रूल्स हैं अपने, ओके। आगे बढ़ते हैं। When the object is placed between pole and focus, सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला ये केस है आपके सीबीएसई एग्जाम में, मतलब अगर उन्हें मिरर से कुछ पूछना है तो वो इस केस को सबसे पहले उठा लेते हैं। कौन सा? When the object is between pole and focus, क्योंकि डिफरेंट है, अलग है थोड़ा सा, इसी में वर्चुअल और इरेक्ट आ रहा है, बाकी सब में रियल एंड इन्वर्टेड आ रहा है, वो चीज आपको दिमाग में रखनी है। तो पहला रूल देखिए मैंने लिखा हुआ है, इसी तरीके से आपको लिखना है। रूल नंबर 1, रूल नंबर 3 भी कर सकते हैं, रूल नंबर 2 भी कर सकते हैं, बच्चे अकॉर्डिंग टू रूल भी कर सकते हैं, ओके। तो रूल नंबर 1, अब जैसे रूल नंबर 3 मोस्टली ऐसा स्कीम में लिखा हुआ होता है, मैं जो बता रहा हूं, क्योंकि द स्कीम इज बिलोंग्स टू द सीबीएसई एनसीईआरटी, ओके। तो आप रूल नंबर 1, रूल नंबर 3 भी लिख सकते हैं, 2 भी लिख सकते हैं, गलत नहीं होगा, रूल लिखा होना इंपॉर्टेंट होता है। द इंसिडेंट रे एडी पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, रिफ्लेक्टेड रे डीएफ पासेस थ्रू द फोकस, वही वाला सेम चीज उतार करके रख देनी है। इफ द इंसिडेंट रे CAE passes through the center of curvature, the reflected ray EAC retraces its path। CAE ये गई और फिर EAC ये रिट्रेस कर गई पाथ को, ये रही आपकी AD और ये निकल गई DF आपकी। तो ये दोनों की दोनों आपकी लाइट रेज जो है वो डाइवर्जिंग है, कैसी हैं? डाइवर्ज हो रही हैं यहां से, है ना। देखो पैरेलल हैं क्या? नहीं, डाइवर्ज हैं। जब डाइवर्ज हैं तो ये कहीं ना कहीं पीछे मीट कर जाएंगी जा करके, जब मीट करेंगी, ठीक है, तो जाहिर सी बात पीछे आपको एक इमेज बना देनी, वो भी वर्चुअल और इरेक्ट, इस तरीके से। A' दिखाना ना भूलिएगा, रेज इंडिकेशन मत भूलिएगा मेरे बच्चों। बच्चे क्या करते हैं, डायग्राम लिया, ये खींचा इस तरीके से और ये गया, पता ही नहीं चल रहा रेस किधर से आई किधर से गई, एग्जामिनर को सीधा सीधा जाता है, ये गलत। और टेढ़े बेड़े डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, कंपास लेकर के जाइएगा, ठीक है, अच्छी तरीके से बना करके आइएगा सारे डायग्राम्स को। वी फाइंड दैट, भी ये बाद में लिखना होगा आपको, द रिफ्लेक्टेड रेज आर डाइवर्जिंग, सो वी प्रोड्यूस दीज रेज बैकवर्ड, पीछे बना सकते हैं, दे अपीयर्स टू बी मीट एट द पॉइंट ए। जितना बेहतर रिप्रेजेंटेशन होगा उतने बेहतर मार्क्स आने की गुंजाइश होती है, उतना बेहतर आते नंबर। लोकेशन क्या रहेगी आपकी? बिहाइंड द मिरर होगी। नेचर क्या रहेगा? वर्चुअल और इरेक्ट आधे नंबर का, और मैग्नीफाइड या एनलार्ज आधे नंबर का। ये सारी चीजें 3-3 नंबर में डिवाइड हो जाती हैं एज पर द सीबीएसई मार्किंग स्कीम। इस तरीके से कुछ बनता है आपका। ये आई लेट रेज, ये गई, ठीक है, एंड एक और आ रही होगी, ये गई सेंटर ऑफ, ठीक है, स्फीयर सेंटर है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से ये, और पीछे बनेगा जाकर के डायग्राम।
ये बना, है ना। When the object is placed at the focus, कहां पे, जब ऑब्जेक्ट को कहां रखा गया है, जब फोकस के ऊपर रखा गया है बच्चों, ठीक है, फोकस पे रखा गया है, तो आपका कौन सा रूल लगने वाला है, इंसिडेंट रे एडी पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, डीएफ सीधी सीधी निकल जाएगी, सेम डायग्राम बनने वाला, मतलब सेम रूल आपके लगने वाले हैं, ठीक है, डायग्राम्स चेंज होने वाला है। एंड द इंसिडेंट रे CAE passes through the center of curvature, कोई सेम रूल आपको लिख देने हैं, कुछ भी चेंजेस नहीं करना है। ये लिखना जब ऐसा ही लिखा हो, केस नंबर 1 व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट फोकस, और ये बनना, और ये रे डायग्राम आपका बनेगा खूबसूरत सा। इसी तरीके से ये मिरर की शाइनी सरफेस दिखाना मत भूलना, रेस को दिखाना मत भूलना, AB करना मत भूलना, CF करना मत भूलिएगा, ये नंबर वाली चीजें हैं बच्चों। फिर कंक्लूजन में क्या आता है, वी फाइंड दैट रिफ्लेक्टेड रे पैरेलल है एक दूसरे के, इमेज फॉर्म्स एट द इंफिनिटी, तो लोकेशन क्या हो गया, इंफिनिटी, ठीक है, इमेज इज रियल एंड इन्वर्टेड है और हाईली मैग्नीफाइड है, याद रखना। अब फोकस पे थे ना, अब फोकस से थोड़ा सा इधर आ जाइए, आगे बढ़ जाइए, यहां पे अभी पहले हमने यहां पे रखा था ऑब्जेक्ट को, फिर फोकस पे पहुंचाया, अब सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में रख दिया आपने, ठीक है, जैसे इसके बीच में रखा, अब जब फोकस पे रखा तो इमेज इंफिनिटी पे जा रही थी, आपने थोड़ा सा इधर बढ़ाया डायग्राम को, अपने ऑब्जेक्ट को, तो आपकी इमेज जो थी धीरे से खिसक करके बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर आ गई। फिर से व्हेन द ऑब्जेक्ट इज बिटवीन द फोकस एंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में रखा होता है, ये बनाने के लिए सबसे ज्यादा ये वाला आता है, ठीक है, ये बनाने के लिए आता है, और वो वाले जो पीछे वाले जितने भी थे वो न्यूमेरिकल्स में ज्यादातर आते हैं। द इंसिडेंट रे AD इज पैरेलल, पहला वाला रूल आपको लिखना सेम। द इंसिडेंट रे, ये जहां से चेंज हुआ, AE passes through the focus and reflected ray EA dash becomes parallel to the principal axis, ये यहां से आई, ठीक है, AE ये गई, और फिर EA dash यहां पे आई, ये देखो यहां पे आकर के मीट करा इसने, गॉट इट। लोकेशन कैसी है, बियॉन्ड द सी, इमेज रियल और इन्वर्टेड है और मैग्नीफाइड इनलार्ज्ड है, ठीक है। व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट C, अब देखिए इसके बीच में रखा गया था पहले, अब धीरे से कहां पे रख दिया गया है, आपके C के ऊपर, बिल्कुल सेंटर ऑफ कर्वेचर के ऊपर रखा गया है। सेम रूल पहला वाला लगेगा आपका, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस है, AD पैरेलल है, फोकस से गुजर करके जाएगी, फिर दूसरी वाली आपकी AE जो है फोकस से होती जाएगी और प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी, सेम, ठीक है, पिछले वाले रूल्स की तरह। लेकिन यहां पे एक चीज याद रखिएगा कि इमेज जो है वो सेम साइज है, जब आपकी इमेज और आपका ऑब्जेक्ट आपके न्यूमेरिकल में सेम साइज का आ रहा, 2 सेंटीमीटर का ऑब्जेक्ट का 2 सेंटीमीटर की इमेज आ रही है आपकी, तो समझ जाइएगा कि ये व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट C है और ये कॉनकेव मिरर है, ओके, इमेज रियल और इन्वर्टेड होगी और सेम साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट होगी, ये चीज इंडिकेशन है, पता चल जाना चाहिए आपको। पांचवा केस है आपका, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बियॉन्ड C, जब बियॉन्ड C, पहले यहां पे आए पोल एंड फोकस, फिर फोकस पे पहुंचे, फिर C एंड F के बीच में पहुंचे, फिर C के बीच में पहुंचे, फिर C के आगे निकल गए। अब जब C के आगे निकल जाओगे तो इमेज इधर शिफ्ट हो रही थी ना आपकी, अब इमेज शिफ्ट होकर के इधर आ जाएगी, बिटवीन C एंड F आ जाएगी। ये चीजें दिमाग में बैठने वाली कि इधर इधर चलोगे तो क्या होगा, इधर से आओगे तब क्या होगा, दिमाग में बैठा लेना धीरे धीरे। पहला वाला केस पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस है, द इंसिडेंट रे CAE, थर्ड वाला केस लगाया गया है यहाँ पे, passes through the center of curvature, reflected ray EAC to the path, retrace the path, सेम करेगी, लोकेशन बिटवीन द C एंड F रहेगी, रियल और इन्वर्टेड रहेगी। और ये वो केस बना जिसमें पहली बार आपने देखा है डिमिनिश्ड इमेज छोटी बनती हुई नजर आ रही है, जब सेंटर ऑफ कर्वेचर के आगे निकल जाओगे तो इमेज छोटी हो जाएगी, इधर खिसक करके आएगी, इमेज किधर जाएगी, मिरर की तरफ जाएगी। ऑब्जेक्ट जो है आपका, जब आप ऑब्जेक्ट को दूर लेकर के जाओगे तो इमेज ऐसे खिसकती चली जाएगी दूर, ठीक है, अब इमेज जो होगी आपकी मिरर की तरफ आती चली जाएगी, देखो पहले यहाँ थी तो इधर होती चली जा रही है, और इसको इधर कर दो, कतई बिल्कुल दूर कर दो, यानी हटा दो यहाँ से, तो इन्फिनिटी के ऊपर चली जाएगी, इन्फिनिटी पे जाएगी तो इमेज कहाँ बनेगी, आप बताइए मुझे, फोकस के ऊपर बनेगी आकर के, है ना। इस तरीके से ये देखिए, ये बना। न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं न्यूमेरिकल के लिहाज से। देखो सिंपल सा फंडा है आपका, ये कॉनकेव मिरर रहा, ये दिख रहा है आपको, कॉनकेव मिरर है आपका, ठीक है, कॉन्वेक्स हो सकता है, कॉनकेव हो सकता है, कोई भी हो, आपको बस दिमाग में एक चीज रखनी है कि आपका जो मिरर है, ठीक है,
या लेंस आगे होंगे, किधर जा रहे हैं। आपका ऑब्जेक्ट सामने रखा हुआ है, ऑब्जेक्ट हमेशा सामने रखा रहेगा, ऊपर की तरफ होगा, ऑब्जेक्ट कभी नीचे नहीं हो सकता। पहली चीज, हमेशा ऑब्जेक्ट को ऊपर ही रखा जाएगा, ठीक है, जो कि इधर ही होगा। अब इससे आगे जब देखोगे इसकी तरफ जाने वाली चीजें, मतलब इधर रखा आपने, उधर से ये सारी रेज जा रही हैं, तो ये सारी चीजें आपकी कैसी होंगी, पॉजिटिव होंगी। ऑब्जेक्ट के सामने वाली सारी चीजें पॉजिटिव हैं, ऑब्जेक्ट के इधर वाली सारी चीजें निगेटिव हो जाती हैं। सिंपल है। डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट ऑफ लाइट, जो लाइट की जो इंसिडेंस है इधर से आ रही है तो इधर जा रही है ना, तो इधर जा रही है तो पॉजिटिविटी ली जाएगी, सिर्फ पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव। और ये जब वापस आएगी, सपोज कर लो कि ये गई यहां से और ये ऐसे करके आ जाए लाइट रेज आपकी, तो ये निगेटिविटी में चली जाएगी, निगेटिव हो जाएगी। बात बराबर, इस तरीके से। ओके, इधर वाला हिस्सा जो कुछ बच्चे ऐसे भी याद कर लेते हैं कि लेफ्ट वाला जो हिस्सा है, ठीक है, ऑब्जेक्ट के इधर वाला वो निगेटिव है, और राइट वाला जो हिस्सा है वो हमेशा पॉजिटिव रहता है आपका। सीधा हाथ या सीधे हाथ की तरफ वाला हिस्सा हमेशा पॉजिटिव रखिएगा, इधर वाला हिस्सा हमेशा निगेटिव रखिएगा, नीचे वाला हिस्सा हमेशा निगेटिव रहना चाहिए, ठीक है, ऊपर वाला हिस्सा हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। सिंपल है। इतना बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। देखो, ऊपर है तो पॉजिटिव है, नीचे है तो निगेटिव है। नीचे है मतलब रियल एंड इन्वर्टेड है, ठीक है, इन्वर्टेड है ये, और खासतौर से कॉनकेव मिरर में रियल एंड इन्वर्टेड होती है, लेंस में होती है। ओके, ये क्वेश्चन सीबीएसई 2023 में आया था। देखिए, 10 सेंटीमीटर लॉन्ग पेंसिल 5 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ रखी गई है। कॉनकेव मिरर हैविंग द रेडियस ऑफ कर्वेचर 40 सेंटीमीटर है। ओके, डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ द इमेज फॉर्म बाय द मिरर। इसकी पोजीशन पूछ दी आपसे, ऑफ द इमेज यानी वी पूछ दिया है। व्हाट इज द साइज ऑफ इमेज, साइज पूछ दिया है, और ड्रॉ द रे डायग्राम्स टू शो द फॉर्मेशन ऑफ इमेज। अब आपको इस डायग्राम को बनाना होगा, लेकिन इसमें रूल नहीं लिखने हैं। लेकिन वो क्या चीजें हैं वो आपको मैं बताता हूं। देखो, पहले तो डायग्राम सबसे पहले तो आप अपना न्यूमेरिकल सॉल्व कर लो। यू कितना दिया है, -5 सेंटीमीटर। यू इज ऑलवेज निगेटिव रहता है, ठीक है। एफ कितना दिया गया है आपका, -20 सेंटीमीटर, क्योंकि एफ जो होता है हमेशा कॉनकेव मिरर का जो होगा वो निगेटिव में रहता है। फॉर्मूला लगा दीजिए, 1/f = 1/v + 1/u। बच्चे कभी कभी माइनस लगा देते हैं, भूल जाते हैं, गलतियां होती हैं, हमसे हो जाएंगी, किसी से भी हो जाएगी, तो आपको ये गलती नहीं करनी। मिरर है तो पॉजिटिव लगा दीजिएगा, ठीक है। -20 ठीक है, 1/v -1/5, v को 1/v को इधर लेके आइए, -1/20 + 1/5, एलसीएम लेकर के 3/20 हुआ, और आपका v जो आया है वो आपका कैसा आया बच्चों, 6.67। अब देखो यहाँ पे ये कॉनकेव मिरर है, लेकिन ये पॉजिटिव आया है। कैसा आया, पॉजिटिव आ गया, ये नेगेटिव नहीं आया, बल्कि आने से नेगेटिव चाहिए था। तब वहीं पर से दिमाग की बत्ती जलनी चाहिए टन से कि अरे वी पॉजिटिव आ रहा है। फिर से एक बार चेक कर लो कि हाँ भाई वी मेरा पॉजिटिव आ रहा है, तो इसका मतलब क्या हो गया, आपका जो इमेज है वो वर्चुअल और इरेक्ट होने वाली है कॉनकेव मिरर में, ठीक है। m HI/HO भी कर सकते हैं, H2/H1 भी कर सकते हैं, -v/u भी होता है। HI आपकी 10 सेंटीमीटर दी गई थी, ठीक है, और इस तरीके से आप पूरा H2 जब निकालेंगे तो -v/u × H1 करके लगाया आपने, तो आपका 40/3 आया मीटर में। क्लियर। अब जब ये निकल करके आया है तो आपका रे डायग्राम वाली बात आती है। इसको सॉल्व भी कर सकते हो, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। सी, अब देखो मैं बता रहा हूं कि बच्चे गलती कहाँ करते हैं, गलती ये बनाने में करेंगे। वो हमेशा साइनिस सरफेस को आपको दिखाना पड़ेगा। इसमें तो मोटा करके उन्होंने दिखा दिया, वो भी एक तरीका होता है आपके पास में, या फिर वो तरीका नहीं है तो आप इस तरीके से रे डायग्राम्स जब भी बनाएं तो इस तरीके से बना दें। हमेशा रेस को बताएं, हमेशा रेस को बताएं कि किधर से रेस कौन सी जा रही है, कहाँ किधर जा रही है। डायग्राम हमेशा सीधा रखिएगा, टेढ़ा बेड़ा नहीं कर दीजिएगा, जैसे ऐसे कर दिया, ऐसे चला गया, मिरर चला गया, ऐसे हो गया, कुछ भी मत करने वाले, बिल्कुल परफेक्ट डायग्राम बनाइएगा। पोल एंड फोकस के बीच में रखा है, इधर चला गया, A' B' को बताना ना भूलिए, रेस को बताना ना भूलिएगा, ठीक है। डिस्टेंस जब आप समझ जाइएगा तो आप खुद ही मान लीजिएगा अपने हिसाब से कि हाँ 20 सेंटीमीटर ये बता दी, देखो मान ली उसने, लेट कर ली है, और 6.67 ये इधर लेट कर ली गई है, ठीक है। गलती कहाँ पे, रेज इंडिकेशन हमेशा होना चाहिए, 0.5 मार्क्स का रहता है। ऑब्जेक्ट ABC यानी ABC एंड F आपको बताना होता है, 0.5 मार्क्स का होता है। शाइनी सरफेस 0.5 मार्क्स का, और जो डायग्राम है उसके 0.5 मार्क्स के मार्क्स अलग से होते हैं। तो 2 नंबर तो ये कैरी कर ले जाता है 5 मार्क्स में अगर आ रहा है, तो अगर 3 नंबर में है तो फिर को डिस्ट्रीब्यूशन थोड़ा 1/4 1/4 कर दिया जाता है,
है ना। तो ये गलती आपको नहीं करनी है, बिल्कुल भी मत करिएगा। आपने उल्टा सीधा बनाया, रे डायग्राम से आपको मार्क्स सट से कट जाएंगे। एग्जामिनर की विनम्रता है कि वो 1 मार्क्स या 2 मार्क्स दे दे। जैसे कि मैं जब बच्चे रे डायग्राम गलत बना देते थे तो मैं उनको 1 नंबर दे देता था कि भाई कोशिश करिए, तो उनके 1 नंबर उनको मिलना चाहिए, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आपके अच्छे खासे 1.5 नंबर 2 नंबर हो रहे थे, गलती हो गई। या आधा नंबर, कभी कभी ऐसा होता था कि सर कहते थे कि इसने रे डायग्राम गलत बनाया है फैज, इसको 0.5 मार्क्स ही देना। ऐसा भी होता है क्योंकि आप स्ट्रिक्ट टू द मार्किंग स्कीम होते हैं उस टाइम पे, और कोई गलती नहीं होनी चाहिए, सीबीएसई का काम है। रोहित वांट्स टू हैव एन इरेक्ट इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट यूजिंग द कन्वर्जिंग मिरर उसके पास में है, और फोकल लेंथ उसकी 40 सेंटीमीटर है। स्पेसिफाई द रेंज ऑफ द डिस्टेंस, अच्छा क्वेश्चन है ये। स्पेसिफाई द रेंज ऑफ द डिस्टेंस वेयर द ऑब्जेक्ट कैन बी प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ मिरर, जस्टिफाई। रे डायग्राम्स फिर से आ गया। स्टेट द वन यूज ऑफ द मिरर अबव काइंड ऑफ इमेज फॉर्मेशन का उन्होंने पूछा कि कौन सी मिरर यूज होगा, कैसे इमेज फॉर्मेशन होगा, तो बताइए कि क्या करना होगा। देखिए, ऑब्जेक्ट हैज टू बी प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस बिटवीन 0 to 40। क्यों? क्योंकि उसकी जो फोकल लेंथ है बच्चों, ठीक है, वो माइनस की कितनी आ रही है, 40 आ रही है। और कैसी इमेज चाहिए उसको, वर्चुअल और इरेक्ट चाहिए। तो जाहिर सी बात P and F, हमने कहा बार बार इसी से पूछते हैं, वो P and F के बीच में रखना पड़ेगा उसको। द ऑब्जेक्ट प्लेस बिटवीन फोकस एंड पोल, पोल एंड फोकस के बीच में रखा जाए। 1 मार्क्स देखिए यहाँ से इतने ही लिखने के, ठीक है। और ये पूरे रे डायग्राम्स के आपके 1 मार्क्स, आधे आधे नंबर के पूरे। यूज द शेविंग मिरर्स में यूज होता है, डेंटिस्ट यूज करते हैं इनलार्ज व्यू देखने के लिए। ये ऐसे क्वेश्चन आपके अक्सर मिलते हैं आपको, तो घबराने की जरूरत नहीं है, आसानी से हो जाते हैं, बस थोड़ा सा दिमाग आप अपना लगाइएगा। इमेज फॉर्म्स बाय द कॉन्वेक्स मिरर है भैया, पूरा रिफ्लेक्शन अपना कवर होगा, पूरा रिफ्लेक्शन, कोई भी चीज, कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए आपके कॉन्वेक्स मिरर के। व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एनीवेयर बिटवीन इंफिनिटी एंड पोल, कहीं पे भी दूर रख दिया जाए, कहीं से भी इमेज फॉर्मेशन हो रहा हो, तो भाई इस तरीके से आपका रे डायग्राम्स बनने वाला है, ठीक है। ये गई आपकी पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस है, और ये, ठीक है, अपीयर्स टू बी कमिंग फ्रॉम द फोकस होगी। कैसी जा रही है, कमिंग फ्रॉम द फोकस। और ये आपकी है ए ई एंड सी, ये देखी जा रही है सीधी, अपीयर्स टू बी कमिंग फ्रॉम द सेंटर ऑफ कर्वेचर। किधर से, सेंटर ऑफ कर्वेचर से आती, हालांकि यहां से वापस हो जाएगी ये, और ये यहीं से वापस हो जाएगी, लेकिन ये महसूस होगा कि ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से आई और ये आपकी फोकस से आ रही है। जहां पे ये इंटरसेक्ट करेंगे वहीं पे आपकी इमेज बनेगी, वो भी वर्चुअल। रूल पहला क्या है, द इंसिडेंट रे, देखिए ये वाले लिखना है, एडी पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, रिफ्लेक्टेड रे डी एक्स इज अपीयर्स टू बी कमिंग फ्रॉम द फोकस। इंसिडेंट रे AE मूव्स टुवर्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ जाती हुई दिखेगी, एंड रिफ्लेक्टेड रे EA रिट्रेसेस द पाथ। ओके, DX एंड EA ये चीज लिखना है आपको, बोथ आर डाइवर्जिंग है, कैन बी प्रोड्यूस बैकवर्ड बाय डॉटेड लाइंस एज शोन इन द फिगर। कैसी रहेगी इमेज, लोकेशन क्या रहेगी, बिटवीन पोल एंड फोकस के बीच में रहेगी, बिहाइंड द मिरर रहेगी, वर्चुअल इरेक्ट रहेगी और डिमिनिश्ड रहेगी। ये रहा पहला केस आपके कॉन्वेक्स मिरर का, है ना। तो ये वाला केस ज्यादातर रहता है, पूछा जाता है कि हाँ भाई कहाँ पे एनीवेयर रख दिया, पोल एंड फोकस, पोल के आगे कहीं रखती है, बहुत दूर रखी हुई है, इन्फिनिटी पे रखी हुई है। अलग अलग तरीके से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, कंफ्यूज किया जा सकता है, लेकिन आपको अपने कॉन्सेप्ट पे क्लियर रहना होगा। व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इन्फिनिटी, जब बहुत दूर रखा हो, मतलब काफी दूर, ये एनसीईआरटी से उखाड़ के डायग्राम लगा दिया, यही वाला बना है, तो यही वाला चपका करके भी आना पेपर में अगर आ जाए तो। पैरेलल जा रही हैं सारी की सारी लाइट रेज, है ना, सारी पैरेलल जा रही हैं, और ये अपीयर्स टू बी कमिंग फ्रॉम फोकस होता है। देखो अपीयर्स टू बी कमिंग फ्रॉम फोकस है ये डायग्राम बना करके आएंगे तो बिल्कुल परफेक्ट नंबर मिलते हैं आपको। क्या रहता है, इन दिस केस द ऑब्जेक्ट AB इज प्लेस्ड फॉर अवे ऑलमोस्ट इन्फिनिटी, बहुत दूर रखा हुआ, सो वी ड्रॉ द रेज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस की तरह, वो आएंगी, सीधी आएंगी, टकराएंगी और वो फोकस की तरफ अपीयर्स होंगी। सिंस द रेज आर पैरेलल है, प्रिंसिपल एक्सिस अपीयर्स टू बी मीट एट फोकस आफ्टर द रिफ्लेक्शन। ये सारे पॉइंट आपको लिखने हैं मेरे बच्चों, ठीक है। द इमेज इज फॉर्म्ड एट फोकस ऑन द अदर साइड ऑफ द मिरर, वर्चुअल एंड डायरेक्ट है, पॉइंट साइज होगी हाईली डिमिनिश्ड होगी, हाईली डिमिनिश्ड, बहुत ही छोटी है। ये चीजें हैं आपके कॉन्वेक्स मिरर की, ठीक है। क्वेश्चन बनता है, इफ द इमेज फॉर्म्ड बाय द स्फेरिकल मिरर फॉर ऑल पोजीशन द ऑब्जेक्ट प्लेस
इन फ्रंट ऑफ इट ऑलवेज इरेक्टेड होता है, डिमिनिश्ड होता है, व्हाट टाइप्स ऑफ मिरर इज, हमेशा की बात करी उन्होंने, ऑलवेज कहाँ गया, ऑलवेज। तो जाहिर सी बात है, ड्रॉ द लेवल डायग्राम टू सपोर्ट योर आंसर। 2015 और 2018 में सेम क्वेश्चन रिपीट करके, दैट इज द कॉन्वेक्स मिरर, और ये 2 नंबर में होगा, ठीक है, और 3 नंबर में होगा, ये तो ये हो गया, और 2 नंबर का आपका ये रे डायग्राम हो गया होगा। ओके मेरे स्टूडेंट्स, रिफ्रैक्शन इज लोडिंग, जल्द ही आपको रिफ्रैक्शन का वीडियो में मिल जाएगा। ओके उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा, तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा ताकि आप अपडेट रहें वीडियोस से, आपको कीवर्ड्स पता चलते रहें। टेक केयर, बाय, अपना ख्याल रखिए।